Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET GRF with 99.29 percentile in commerce. जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट UGC NET 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो जाके मेरे ऑलरेडी जो मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. आई होप वो आप लोगों के लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहे. तो जैसे कि आज का आपका सेशन जो है वो टॉप 200 MCQs कॉमर्स के मैं कराने वाली हूँ और हर यूनिट से 20 क्वेश्चंस कराऊंगी. तो यानी आप 20 क्वेश्चंस है, 10 यूनिट्स हमारे पास रहेंगी. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 200 क्वेश्चंस आपका ओवरऑल यहाँ पे कवर हो जाएगा. उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ मैराथन की क्लासेस पे डिस्कस करूंगी जिसमें आपको मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे. अभी हम चल रहे हैं टॉप 200 क्वेश्चंस यूनिट वाइज चलते हैं. ठीक है, चलिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका यहाँ पर डैश मोटिव्स आर दोज विच डिटरमाइन वेयर और फ्रॉम होम प्रोडक्ट्स आर परचेस्ड. योर ऑप्शंस आर प्रोडक्ट, पैट्रोनेज, इमोशनल और रेशनल. ऐसे कौन से मोटिव्स यानी कौन सा रीजन होता है जहां पर आपको डिसाइड करना होता है कि आप कहाँ से जो है वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, कहाँ से और किससे आप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे. ठीक है, तो आपके ऑप्शन है प्रोडक्ट, पैट्रोनेज, इमोशनल और रेशनल. अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब यहाँ पे होता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो चूज किया है वो क्यों चूज किया है. अगर मैं बात करूँ, अगर हम कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदते हैं तो अगर मैंने बोला कि मुझे जो है वो लैक्मे का आईलाइनर मैंने खरीदा है तो मेरा रीजन मुझसे ये पूछा जाएगा कि आपने लैक्मे का ही क्यों आईलाइनर लिया. यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो तो उसको प्रोडक्ट की कैटेगरी में डालते हैं. अगर मैं इमोशनल की बात करती हूँ तो इमोशनल के अंदर जो है वो आप अपनी फीलिंग्स के साथ जिस प्रोडक्ट्स के साथ आप अटैच होते हो वो चीज़ आप खरीदते हो. जैसे अगर आपने ऐड देखी होगी टीवी के अंदर, अगर जो न्यूली मॉम होती हैं तो वो एक कनेक्शन करती हैं. जो डायपर्स के ऐड आते हैं, बच्चों के सोप्स के यूज आते हैं, बच्चों की जो सारी चीजें स्टफ आता है, तो जो न्यूली मॉम होती हैं वो कितनी जल्दी इमोशनली अटैच होती हैं कि हम भी अपने बच्चे के लिए ये चीज खरीदेंगे. ठीक है, तो वो इमोशनली अटैच होते हैं कुछ प्रोडक्ट से जो कि खरीदा जाता है. फिर है आपका रेशनल. रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, यानी बहुत दिमाग लगा के कोई प्रोडक्ट खरीदना. जैसे कि उसकी क्वालिटी को देख के, उसके प्राइस को देख के कि हाँ ये कन्वीनियंट रहेगा, ये हमारे बजट में रहेगा, बहुत दिमाग लगा के जो प्रोडक्ट खरीदा जाता है उसे रेशनल के अंदर डाला जाता है. इसीलिए आपका जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पैट्रोनेज. पैट्रोनेज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट खरीदेंगे वो कौन से स्टोर से खरीदेंगे, कौन से सप्लायर्स यानी कौन से सेलर से आप खरीदने वाले हैं. तो यहाँ पर यही पूछा गया था फ्रॉम होम प्रोडक्ट्स एंड वेयर, कहाँ से खरीदेंगे आप. तो पैट्रोनेज के अंदर आता है कि कौन से स्टोर से खरीदना चाहेंगे आप, कौन से सेलर से आप खरीदेंगे, कौन से सप्लायर से आप खरीदेंगे. वो चीज डिसाइड करता है आपका पेट्रोनेज मोटिव्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. विद एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया. आई होप आपको चारों ऑप्शन समझ आ गए हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्सिफिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज विच ऑफ द फॉलोइंग. डाइवर्सिफिकेशन जो है ये आपका एंस ऑफ मैट्रिक्स के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है. अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजिली लगा सकते हैं. ठीक है, उसके अंदर जो है वो चार कैटेगरी वहां पे बताई गई है. ठीक है, न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे. चलिए इसका आंसर दीजिए. डाइवर्सिफिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज विच ऑफ द फॉलोइंग. योर ऑप्शंस आर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट फॉर न्यू मार्केट्स और न्यू प्रोडक्ट फॉर एग्जिस्टिंग मार्केट्स. बताइए डाइवर्सिफिकेशन में कौन सी चीजें यहाँ पर होती है. नया मार्केट होता है, पुराना प्रोडक्ट होता है, या पुराना प्रोडक्ट है, नया मार्केट है, या दोनों चीजें पुरानी है, पुराना प्रोडक्ट पुराना मार्केट, या फिर दोनों चीजें नहीं है. तो अगर मैं बात करूँ डाइवर्सिफिकेशन की, और ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी सी यहाँ पे सही हो जाएगा, न्यू प्रोडक्ट फॉर न्यू मार्केट. अब इसको लर्न कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. इस चार्ट को आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है. ये देखिए एंस ऑफ मैट्रिक्स का ये प्रोडक्ट है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ये प्रोडक्ट है, ऊपर की साइड आपका एग्जिस्टिंग और न्यू. ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइज कम कर देती हूँ जिससे आई होप आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोडक्ट दिख जाए. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर आपको लर्न कैसे करना है. देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर एक चीज बोली गई है कि मार्केटिंग पेनिट्रेशन डिसीजन या स्ट्रैटेजी कब ली जाती है. जब ली जाती है जब आपके दोनों चीजें नई है बेटा, सॉरी पुरानी है, यानी आपका मार्केट भी पुराना है और आपका प्रोडक्ट भी नया है, सॉरी पुराना है.
यानी दोनों चीजें जब पुरानी होती हैं, आपका प्रोडक्ट भी पुराना है, आपका मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, तो आप मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी वहां पर यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बात करूं, यहाँ पर अगर दोनों चीजें नई है, देखिए मैं किस तरीके से चार्ट से याद करती थी, मैं वही आपको जो है तरीका बताने वाली हूँ। मैं हमेशा दोनों के ऑपोजिट देखती थी कि अगर दोनों चीजें पुरानी है, दोनों चीजें एग्जिस्टिंग है, तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। अगर दोनों चीजें बेटा नई है, यानी आपका नया प्रोडक्ट है और नया मार्केट है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। वही अगर मैं बात करूं कि नया प्रोडक्ट है बेटा, नया प्रोडक्ट है, मार्केट तो पुराना है पर हम प्रोडक्ट नया लेकर आए हैं, तो जो चीज नई होती है वो चीज डेवलप्ड होती है। तो जो चीज नई है यानी प्रोडक्ट नया है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी होगी। और वही अगर मार्केट नया है और प्रोडक्ट पुराना है, तो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी होगी। तो ये मॉडल आप लोगों को लर्न होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका मैच द कॉलम, जिसके अंदर आपके चार लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। कैश काउ जो कि BCG मैट्रिक्स है, इजिली आप टिक लगा दोगे अगर आपको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्राउन ज्वेल्स, फॉलन एंजल्स एंड व्हाइट स्क्वायर। देखिए सबसे पहले कैश काउ, तो यहाँ पे ढूंढिए कीवर्ड, BCG टर्म दिख गया आपको, तो BCG टर्म यानी आपको पता होना चाहिए कैश काउ के बारे में बोला जा रहा है, तो ए का थर्ड यहाँ पे आप लगा देंगे। कैश काउ वहां पर होता है जहां पर आपका मार्केट शेयर हाई होता है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ मार्केट की लो होती है। क्राउन ज्वेल्स की क्या बात करी गई है? क्राउन ज्वेल्स का मतलब होता है कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महंगे एसेट्स। ठीक है, कोई भी कंपनी होगी बेटा, उसके सबसे महंगे, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स के बारे में जो बात करते हैं वो क्राउन ज्वेल्स के बारे में बात करते हैं। सो इसका ऑप्शन लगेगा द मोस्ट वैल्यूएबल सेगमेंट्स ऑफ अ कंपनी, द पार्ट्स मोस्ट वांटेड बाय एन एक्वायर। अगर आपकी कोई कंपनी खरीदना चाह रहा है या कोई टेक ओवर करना चाह रहा है, एक्वायर करना चाह रहा है, तो आपके क्राउन ज्वेल्स देखे जाते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल सेगमेंट क्या है आपकी कंपनी में। सो बी का फर्स्ट हो जाएगा। फिर है फॉलन एंजल्स। देखिए फॉलन एंजल्स एक तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, जब इसको बॉन्ड इश्यू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे किया जाता है, यानी बहुत ही हाई क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट होता है ये, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, गिर जाता है, इसीलिए इसका नाम है फॉलन एंजल्स। अ बॉन्ड इश्यूड एट इन्वेस्टमेंट ग्रेड हुज रेटिंग इज सब्सिक्वेंटली ड्रॉप्ड टू बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। फिर उसकी रेटिंग इतनी गिरा देते हैं, क्यों? क्योंकि मैम जो इश्यूअर होता है वो फाइनेंशियल, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता या फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा ट्रबल हो जाता है, इसी चक्कर में क्या होता है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो उसको बिल्कुल भी क्या कर देती है, रेट गिरा देती हैं, इसीलिए फॉलन एंजल्स की बात करी गई है। व्हाइट स्क्वायर क्या होता है? देखिए व्हाइट स्क्वायर का सिंपल सा मतलब समझिए, अगर मेरी कोई कंपनी है, कोई टेक ओवर करना चाहता है, तो मैं डिफेंस में क्या करूंगी कि चलो ठीक है तुम मेरी कंपनी ले लो, लेकिन मैं जो है वो थर्ड पार्टी जो क्या करोगे, जैसे मेरी कोई फ्रेंड वाली कंपनी है, तो वो आकर क्या करेगी, मेरी कंपनी में कुछ स्टेक्स खरीद लेगी, जिससे क्या होगा, इसमें ये बोला गया है कि कोई थर्ड पार्टी जो है, फ्रेंडली थर्ड पार्टी, वो आकर क्या करती है, कंपनी को जो है वो उसमें स्टेक खरीद लेती है, जिससे कि वो मेरा, एक्चुअली मैं एग्जांपल समझाती हूँ आप इसको। फॉर एग्जांपल समझिए, कोई यहाँ पर कंपनी है ए, और उसको कोई एक्वायर करना चाहता है, यानी कोई खरीदना चाहता है, कोई भी कंपनी है उसको कोई कब्जा करना चाहता है कोई कंपनी को, ठीक है, सी वाली कंपनी है, वो कहती है मैं इसको खरीद, मतलब इस पे अटैक करके इसको टेक ओवर कर लूंगी कंपनी को, तो मेरी फ्रेंड है यहाँ पर बी कंपनी, वो क्या करेगी, मेरी कंपनी में आकर कुछ स्टेक्स खरीद लेगी, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, सी जो है वो कहीं ना कहीं फिर मेरी कंपनी पे अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें बोला गया है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है फ्रेंडली होती है मैनेजमेंट को, हु हेल्प्स अ कंपनी अवॉइड एन अनवांटेड टेक ओवर विद टेकिंग ओवर द कंपनी ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड में चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ए का थर्ड है यहाँ पर, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है आपका, और डी का सेकंड है। तो ये चारों टर्म्स वैसे अलग अलग थे, ठीक है, कैश का मार्केटिंग के अंदर आता है, बट ये डिफेंस स्ट्रेटजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज एम्ड एट encouraging the renewed use of a product in which market interest has declined. Your options are demarketing, remarketing, sync road, telemarketing। यानी इसमें ये चीज बोला गया है कि आपको एनकरेज करना होता है
पहले क्या होता है देखिए इसमें, इसका आंसर मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसका आंसर है रीमार्केटिंग। अब मैम रीमार्केटिंग का क्या मतलब है? देखिए रीमार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी कस्टमर्स जो है वो आप पहले आपसे इंगेज थे, आपके ब्रांड से, आपके प्रोडक्ट से, उन्होंने पहले कभी खरीदा होगा या इन्वॉल्व थे आपके साथ, लेकिन अब क्या है वो चीज़ नहीं है, मार्केट इंटरेस्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया है, तो रीमार्केटिंग के द्वारा या रीमार्केटिंग के थ्रू जो है वो हम लोग क्या करते हैं, रीन्यू करते हैं अपने यूजर प्रोडक्ट का। यानी वो लोग क्या करेंगे, कस्टमर को जाकर याद दिलाएंगे कि आइए फिर से आप आके हमारे यहाँ शॉपिंग करिए, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदिए, उन्हें याद दिलाना। कैसे मैम? आपने एग्जाम्पल देखा होगा, अगर आपने कभी भी कोई भी शॉपिंग, जैसे मैं मीशो बता देती हूँ, चलिए मीशो के साथ अभी बहुत लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर मीशो के साथ या अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साथ अगर आप लोग शॉपिंग करते हो, बहुत साल पहले की बात है, ठीक है, अगर आपने बहुत टाइम पहले कुछ खरीदा था, तो देखिएगा उनके ईमेल्स वगैरह आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे कि हमारे ऑफर्स चल रहे हैं, हमारे यहाँ ये वाली स्कीम है, हमारे यहाँ ये ऑफर आ रहा है, दिवाली ऑफर आ रहा है, होली ऑफर आ रहा है, डिस्काउंट रेट्स पे हम लोग दे रहे हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि आपने पहले हमारे यहाँ से खरीदा था, जो कि अब आप नहीं खरीद रहे हैं, तो वो आपको एज अ रिमाइंडर याद दिलाते हैं कि आप दोबारा से आइए और प्रोडक्ट को क्या करिए, खरीदिए। तो इसको बोला जाता है रीमार्केटिंग। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये टॉपिक को जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। सेगमेंटेशन से क्वेश्चन जरूर आता है, एक ना एक मैंने जरूर देखा है, वेदर इट्स अ डेमोग्राफिक, चाहे आपसे बिहेवियरल, चाहे आपसे सोशल, कोई सा भी सेगमेंट पूछा जाए, बट एक सेगमेंट यहाँ से जरूर पूछा जाता है। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड रेलिवेंट इन बिहेवियरल सेगमेंटेशन ऑफ अ कंज्यूमर? योर ऑप्शंस आर लाइफस्टाइल, यूजर स्टेटस, ओकेजन्स, वैल्यूज और लॉयल्टी स्टेटस। यानी ऐसे कौन से वेरिएबल है जो कि कंज्यूमर के बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर आते हैं, यानी कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। सो लाइफस्टाइल, देखिए लाइफस्टाइल से बिहेवियर का कोई मतलब नहीं है, लाइफस्टाइल से बिहेवियर का कोई मतलब नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ नहीं आएगा। दूसरा आता है यूजर का स्टेटस, बिल्कुल उसका स्टेटस किस तरीके से है उसी के हिसाब से वो बिहेव करता है, ठीक है। ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है परचेजिंग हैबिट, कितनी बार वो खरीद रहा है, हर हफ्ते खरीदता है या मंथली के हिसाब से खरीदता है या सीजन के हिसाब से खरीद रहा है, ठीक है, वो एक बिहेवियर सेगमेंटेशन के अंदर आता है। वैल्यूज इसके अंदर बेटा नहीं आते हैं। फिर आता है लॉयल्टी स्टेटस, यानी वो कितना लॉयल है आपके प्रोडक्ट से, आपका ही प्रोडक्ट लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं या स्विच कर जाते हैं किसी और प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये आपका बी और आपका सी और ई, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, कुछ मार्केट सेगमेंटेशन ऐसा नहीं है, मैं आप लोग के लिए लेकर नहीं आई हूँ, आप लोग हाथ के हाथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ज्योग्राफिक है, तो ज्योग्राफिक में जो है वो कंट्री, सिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लाइमेट, टाइम जोन, लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाता है। डेमोग्राफिक में एज के हिसाब से, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, फैमिली का साइज क्या है, रेस, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन और एथनिसिटी देखी जाती है। अभी देखिए मैंने बोला था ना वैल्यूज, तो वैल्यूज जो है वो आपका बिहेवियर के लिए अंदर नहीं आता, साइकोग्राफिक के अंदर आता है, जहाँ पर आपकी इच्छा क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपकी जरूरत क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, आपके पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशंस क्या है। बिहेवियर के अंदर आपका परचेजिंग हैबिट्स यानी ओकेजन आता है, ब्रांड के साथ आपकी लॉयल्टी कैसी है बेटा, इंटरेक्शन कैसा है वो आता है, स्पेंडिंग हैबिट्स कैसा आता है, यूसेज रेट आता है, कस्टमर्स लॉयल्टी आती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपका बिहेवियर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूज ऑफ द प्राइस पॉइंट्स for reference to different levels of a quality for a company's related product is typical of which mixed pricing strategy? Optional, captive, by product और product line pricing, बताइए। इसमें बोला गया है डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ क्वालिटी, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की क्वालिटी बेटा दी जाएगी प्रोडक्ट के अंदर। तो इसका ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। मैम प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्या होती है? देखिए सबसे पहला यहाँ पे आप अगर पूरा पढ़ते तो वही कहीं ना कहीं आप जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप ये कीवर्ड पढ़ लेते कि द प्राइस पॉइंट फॉर रेफरेंस टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वालिटी, हर जगह आपको अलग अलग क्वालिटी मिलेगी, तो वो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग के अंदर ही मिलती है। कैसे मैम? होटल्स आप लोगों ने देखे होंगे, अगर आप होटल्स में जाते हो तो जरूरी नहीं है ना कि आपको जो है सिर्फ लग्जीरियस ही मिलेगा, बेसिक टू लग्जीरियस दिया जाता है बेटा आपको, ठीक है। अगर आप बेसिक रूम लेना चाहते हो तो आपसे कम चार्ज करेंगे, अगर आप लग्जीरियस लेना चाहते हो तो आपसे ज्यादा चार्जेस यहाँ पे लिए जाते हैं। यानी आप एक होटल के अंदर ही देखो, जहां पर अलग अलग रूम के अलग अलग चार्जेस हैं क्वालिटी के हिसाब से, ज्यादा लग्जरियस, ज्यादा एक
आपको स्वीट टाइप में कुछ चाहिए तो वो आपको क्या करेंगे, हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे। अगर आपको बेसिक एमिनिटीज के साथ चाहिए तो आपसे कम चार्ज किया जाएगा, यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वालिटी के हिसाब से। बाकी ऑप्शंस पे लुकआउट कर लेते हैं। पहला है आपका ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब यह होता है ऑप्शंस, यानी अगर आप कोई भी चीज ऑप्शनल ऐड कराते हो तो वो आपको महंगा पड़ेगा। कैसे मैम? देखिए अगर आपका बेसिक प्रोडक्ट क्या है मैम, हमने एक कार खरीदी, वो हमारा बेसिक प्रोडक्ट था जो हमें हमें बजट में मिल गया। लेकिन अगर आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ लग्जरियस चीजें ऐड कराना चाहते हो, जैसे सनरूफ हो, या फिर साउंड सिस्टम बहुत अच्छा हो, आपका नेविगेशन सिस्टम कार के अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए मैम, तो वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। उसे बोलते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। फिर आता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए कैप्टिव का क्या मतलब होता है, मेन प्रोडक्ट सस्ता करके, जो ऐसे प्रोडक्ट जो साथ में यूज होते हैं सबसे पहले। कैप्टिव प्रोडक्ट्स वो बेटा प्रोडक्ट होते हैं जो दोनों साथ में यूज होते हैं, जैसे प्रिंटर और इंक। ठीक है, बिना इंक के प्रिंटर कोई काम का नहीं होता। ठीक है, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो मेन प्रोडक्ट होता है प्रिंटर, उसको तो सस्ता कर देते हैं, लेकिन उसके साथ जो रिप्लेसमेंट इंक होती है उसको वो लोग क्या कर देते हैं, महंगा। यानी मेन प्रोडक्ट तो आपका बजट में मिलेगा, लेकिन जो साथ में जो प्रोडक्ट दिया जाता है, इंक जो दिया जाएगा, वो आपको बहुत महंगी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, फिर आता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब ही होता है वेस्टेज या वेस्ट प्रोडक्ट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर ये जैसे फ्रूट जूस बनाया जाता है, फ्रूट जूस बनता है तो उसके अंदर फ्रूट्स का पल्प, उसके सीड्स, ये सब वेस्ट होते हैं। इसी को ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। यानी आपका जो वेस्ट बना है मेन प्रोडक्ट को बनाने में, यानी जो फ्रूट जूस बनाने के लिए जो पैकेट में आजकल यूज होते हैं मार्केट में फ्रूट जूस, तो फ्रूट जूस बनाने के लिए जो उनको फ्रूट्स के छिलके, फ्रूट्स के सीड्स, पल्प, वो सब कुछ तो बच गया होगा ना, तो जो वेस्ट होता है ना, उससे प्रोडक्ट बना के वो लोग बेचे जाते हैं या प्रोडक्ट में यूज करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स में। तो ये जो बीज हो गए, फ्रूट्स के पल्प हो गए, ये सारी चीजें कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज की जाती हैं। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट जो है उसका वेस्टेज प्रोडक्ट है, उसको भी ये मार्केट में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैंने बता दिया था, बाकी ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस। यहाँ पे आपको स्टेजेस जो है वो यहाँ पे क्या करनी है, लगानी है। और स्टेप्स वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा मतलब। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है मार्केटिंग मिक्स है, फिर उसके बाद मार्केटिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, फिर प्लानिंग है, फिर रिसर्च है, फिर कंट्रोल है। अच्छा एक बात बताइए, हमेशा कंट्रोल और इवेल्युएशन लास्ट में आता है, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो स्टेजेस का, कंट्रोल और इवेल्युएट हमेशा हम लोग लास्ट में करते हैं मैम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं। तो ई वाला ऑप्शन अगर वैसे एलिमिनेट किया जाए तो बी यहाँ पे कट जाता है हमारा, लेकिन फिर भी सभी ऑप्शन में ई दिए हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं सबसे पहले वाली बात करूँ तो हमेशा हर चीज सबसे पहले रिसर्च से स्टार्ट होती है। मार्केट में कोई भी चीज बिना रिसर्च के आप पैर नहीं रख सकते। अगर आप यूरोप जा रहे हो ट्रिप के लिए, तो जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे यूरोप के बारे में, उसमें क्या क्या होता है, कितना पैसा लगेगा, फ्लाइट का कैसे आना जाना है, वहाँ पे होटल्स वगैरह क्या है, तब तक आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो यूरोप जाने की। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका फर्स्ट पे आ जाएगा, यानी मार्केट रिसर्च जो है वो बेटा सबसे नंबर वन पे आता है। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कंट्रोल एंड इवेल्युएशन, तो दो हमने यहाँ निकाल लिए हैं। तो यानी डी और ई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए हो गया ना। फिर रिसर्च करने के बाद बेटा हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमें जाना है, क्या करना है आगे। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग मिक्स हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केटिंग मिक्स का मतलब ये देखेंगे आप, क्या प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्लेस होगा, कौन कितना प्राइस होगा, क्या प्रमोशन होगा, ये सेट किया जाता है। सेट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, कंट्रोल। सो 3 4 2 1 5, यानी DCABE इज योर राइट आंसर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कस्टमर्स, प्राइस, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड चैनल। बताइए। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में सब कुछ आ जाता है बेटा, लेकिन वो सिर्फ कस्टमर्स यहाँ पर नहीं आता, इतना याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 2 3 4 5 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इंटीग्रेटेड मार्केट के अंदर जो कस्टमर्स के लिए तो कर रहे हैं, तो कस्टमर कैसे इसके अंदर आ जाएगा। कस्टमर प्राइस कस्टमर के लिए सेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कस्टमर से करेंगे, प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर्स के लिए करी जा रही है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर्स के लिए किया जा रहा है। तो सारी चीजें अगर हम कस्टमर्स के लिए करें तो कस्टमर के लिए ही करा जा रहा है ना। कस्टमर को बीच में कैसे ला सकते हैं, यानी आप जो सेट करोगे चीजें, सारी चीजें सेट करते हैं कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो वही चीज देखी गई है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में, किस तरीके से हम लोगों को कस्टमर के पास अपना प्रोडक्ट पहुंचाना होता है, उसे सेटिस्फेक्शन करना होता है, उनकी नीड्स को पूरा करना होता है। इसलिए कस्टमर्स इसके अंदर कैसे आएगा, इसके अंदर तो हम प्राइस, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट, सर्विस, चैनल, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, इसीलिए कस्टमर इसका आंसर कैसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए एडवर्टीजमेंट कौन सी करनी है, इंटरनेट इंटरनेट मार्केटिंग क्या है, PR क्या होने वाला है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशंस, यानी सब कुछ कस्टमर्स के लिए यहाँ पे करना होता है। ठीक है,
इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है मैच द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग एंड देयर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग। अच्छा एक बात बताइए, एडवर्टीजमेंट जो है उसमें हम ब्लॉग करेंगे, सेल्स मीटिंग करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे या ब्रोशर्स एंड बुकलेट्स करेंगे? देखिए मैम, पुराने ज़माने की अगर हम चलते हैं तो आप लोग न्यूज़पेपर में ही एडवर्टाइज़मेंट देखा करते थे। देखते थे कि नहीं देखते थे? तो सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूँ तो ए के लिए जो अगर मैं अटैच करूँगी तो बेटा वो आ जाएगा आपका सेकंड वाला, यानी ब्रोशर्स एंड बुकलेट व्हिच इज़ दिस इज़ वेरी ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मार्केटिंग, ठीक है? जहाँ पर क्या होता है, पैम्फलेट्स हो गए, पेपर्स हो गए, प्रिंटेड मटेरियल के द्वारा जो है वो एडवर्टाइज़मेंट करा जाता था। सेल्स प्रमोशन क्या होता है मैम? सेल्स प्रमोशन के लिए आता है कॉन्टेस्ट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कस्टमर्स के लिए कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं, जो जीतता है उनको फिर गोवा का ट्रिप दिया जाता है। आप लोगों ने किया है क्या कभी सेल्स प्रमोशन में पार्टिसिपेट कभी किया? वो आपको फ्री में फिर कुछ ना कुछ ट्रिप या वाउचर्स ये सारी चीजें देते हैं। ठीक है, फिर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, मुंह से बोले जाने वाला मार्केटिंग है तो बहुत ईजी है, ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉग्स जो है वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के अंदर आता है। फिर आता है मैम पर्सनल सेलिंग। देखो पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है सेल्स मीटिंग, यानी आपको जो है कस्टमर के साथ फेस टू फेस मीटिंग करनी होगी। आपने देखा होगा कई बार जो है वो आपके घर के पास जो है वो सेल्समैन आते हैं और आपके दरवाजा नॉक नॉक करते हैं और आप लोगों को चीजें बेचते हैं। ठीक है, फेस टू फेस जहाँ पे इंटरेक्शन होता है वो आपका क्या होता है, पर्सनल सेलिंग यानी सेल्स मीटिंग। सो ऑप्शन नंबर ए का जो है वो आपका सेकंड हो जाएगा, और बी का जो है वो आपका फोर्थ हो जाएगा, सी का जो है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, और डी का थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू ही सारी एडवर्टीजमेंट पढ़ते थे ना। चलिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग आर, जो अभी आपकी ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रही है बेटा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। पर्सनल, रिच, टाइमली, इंटरेक्टिव एंड अप टू डेट। सो ऑप्शंस क्या होंगे? पहली बात तो पर्सनल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पर्सनल बिल्कुल नहीं होगा। ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक तो पूरी दुनिया में हम लोग जाकर जो है मार्केटिंग की जाती है प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ पर्सनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन एलिमिनेट कर देते हैं अगर हम लोग, तो बेटा ए वाला ऑप्शन गया और डी वाला गया, बचा क्या है? इसका मतलब टू वाला तो होगा ही होगा, रिच होगा। यहाँ रिच का मतलब ये नहीं होता कि ऑनलाइन एंड सोशल मार्केटिंग मीटिंग अमीर है। यहाँ का रिच का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग जो बेटा है वो रिच इन द टर्म्स ऑफ कि ये आपको ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, मैसेजेस किसी भी तरीके से जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। इतने अमीर हैं ये लोग, मतलब वो वाला अमीर नहीं है। ठीक है, इतने रिच होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आर वेरी रिच इन नेचर। इट मीन्स कि ये जो है वो ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, पता नहीं किस किस के थ्रू जो है ये लोग आपके पास जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। फिर है उसके बाद, चलिए टू तो कॉमन हो गया, अब बचता है फाइव और फोर भी देखते हैं आता है नहीं आता। देखिए, फोर का मतलब इंटरेक्टिव। देखिए, इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो मार्केटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो मार्केटिंग करने का फायदा क्या है भाई? तो इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे इंटरेक्शन भी आएगा, तो यानी ऑब्वियसली सी बात है, देखो दो में ही मैंने टिक लगा दिया, टू और फोर और फाइव, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैम हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मैंने ज्यादा पूरा पढ़ा भी नहीं है और दो से ही मैंने टिक लगा लिया। एलिमिनेशन से क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत जल्दी सॉल्व होता है। टू फोर फाइव, यानी टू तो मैंने लगा दिया, फोर भी लगा दिया और अप टू डेट भी हो जाएगा। अप टू डेट का मतलब ये होता है इनके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता टाइम का और स्पेस का। देखिए, सोशल मीडिया में ऐसा होता है कि यार आज हमने 10 लोगों को एडवर्टीजमेंट भेज दी है किसी भी चैनल के थ्रू, तो अब स्पेस खत्म हो गया है या टाइम खत्म हो गया, रात में नहीं भेज सकते कि दिन में नहीं भेज सकते, ऐसा नहीं होता है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग कभी भी, कितना उनके पास दुनिया भर का स्पेस है, दुनिया भर का टाइम है, और जितनी भी चीजें अपडेट होती है तुरंत विद इन अ सेकेंड आपको पता चल जाती है। ठीक है, तो वही अप टू डेट यहाँ पर बोला गया है। सो ऑप्शन नंबर टू और फोर एंड फाइव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब तो सोशल मीडिया का ही जमाना है और तभी बच्चे पढ़ाई नहीं करते ना आजकल। रील्स ज्यादा स्क्रॉलिंग के चक्कर में पढ़ाई अब वो वाली चीज नहीं रही जो हम लोग अपने टाइम पे करते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपनी reduces the sales promotion to a take an advantage of heavy consumer demand, introduction, growth, maturity, decline? कीवर्ड आपको दे देती हूँ, हैवी डिमांड। बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है आपकी प्रोडक्ट की,
तो आप कंपनी क्या करती है, सेल्स प्रमोशन अब कम कर देती है। देखिए जब इतना ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है तो क्या जरूरत है, कि मैंने आंसर भी बोल दिया ग्रोथ, कि इतना ज्यादा अगर ग्रोथ हो चुकी है, इतना ज्यादा डिमांड हो रही है आपके प्रोडक्ट की बेटा, तो फिर सेल्स कंपनी जो है वो सेल्स प्रमोशन पे खर्चा क्यों करती है। इनका सेल्स प्रमोशन पे खर्चा सब वो स्टेज पे किया जाता है मैम, जो है इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्यों किया जाता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, ग्रोथ। देखिए जब पहले ही बोल दिया है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि ग्रोथ हो रही है ज्यादा, तभी तो डिमांड ज्यादा है। इसके चारों स्टेजेस जो हैं वो धीरे धीरे पढ़ते हैं। सॉरी। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके इंट्रोडक्शन स्टेज। जब आपका प्रोडक्ट बेटा बहुत नया होता है मार्केट के अंदर, यानी एक नया प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर लेकर आए हो, उस टाइम आपको सेल्स प्रमोशन करना ही करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट आया है, लोगों को नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट आया है, आपको सारा पैसा खर्चा करना होगा एडवर्टीजमेंट के अंदर, तभी तो लोगों को आपके नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। फिर आती है ग्रोथ स्टेज। अब आप कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, आप डिमांड बहुत अच्छी हो गई, आप प्रमोशन की जरूरत नहीं है। फिर आता है मेच्योरिटी स्टेज। वो स्टेज होती है जहां पर क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो है आप थोड़ा सा स्लो हो गया है, यानी आप इसमें इनोवेशन की जरूरत है। लोग जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उब चुके हैं आपके प्रोडक्ट से, थोड़ा नया फीचर्स उसमें ऐड करिए। फिर है डिक्लाइन स्टेज, जहाँ पे टोटली मार्केट से निकल जाता है प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ना आपने कोई इंप्रूवमेंट किया है बेटा, ना ही उसमें आपने कुछ यूनिकनेस जोड़ी है, तो अब बोर हो चुका है, नई चीजों ने जो है वो मार्केट कैप्चर कर लिया, पुरानी चीजें मार्केट से बाहर हो गई। ये स्टेजेस है। देखिए जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बोला मार्केट रिसर्च जरूरी है, प्राइसिंग जरूरी है, प्रमोशन जरूरी है। ग्रोथ के अंदर आपको प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट है, मार्केट को बढ़ाना है, ठीक है, ब्रांडिंग करनी है। मैच्योरिटी स्टेज के अंदर आपको जो है वो आपके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस हैं, प्राइस एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। सैचुरेशन स्टेज के अंदर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन करना है, इनोवेट करना है। डिक्लाइन स्टेज पे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट फेज आउट हो जाता है, और रिवाइवल मतलब फिर दोबारा से उसको रिपोजिशन करना, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है भाई। सर्वाइवल रिवाइवल वाला स्टेज बहुत कम हो पाता है, जैसे कीपैड वाले फोन से अब वो दोबारा नहीं आ सकते। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द करंट सीक्वेंस इन हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल इन द कम्युनिकेशन सिचुएशन, प्रेफरेंस, परचेज, अवेयरनेस, नॉलेज, कन्विक्शन एंड लाइकिंग। बताइए। हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स का मॉडल है ये, देख लीजिए जिसने भी नहीं पढ़ा होगा। तो ये मॉडल इस तरीके से होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको अवेयरनेस करनी जरूरी है, कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, क्या कस्टमर्स को क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो अवेयर होना जरूरी है। नॉलेज, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन शुरू करिए, जाके पता करिए उस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे उस प्रोडक्ट को कि हाँ ये पसंद आ गया मुझे। फिर आप प्रेफरेंस करोगे कि अब इसमें मुझे कौन सा लेना है, ठीक है। फिर कन्विक्शन होता है, एक्शन होना होता है, यानी आप उसको डिसाइड करोगे लेने के लिए। फिर परचेस होता है, ठीक है। तो अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग। तो आपकी जो दो स्टेज होता है बेटा, अवेयरनेस और नॉलेज का कॉग्निशन स्टेज होता है, जहाँ पे आप दिमाग यूज करते हो। फिर होता है लाइकिंग और प्रेफरेंस वाला ऑप्शन। तो लाइकिंग और प्रेफरेंस के अंदर आपके इमोशंस आते हैं कि आपको क्यों पसंद है वो चीज। अगर मैं एग्जांपल बात करूं यहाँ पे, अगर मैं गई तो मैंने एक टेडी बेयर देखा, मुझे एक टेडी बेयर खरीदना था अपने लिए, तो मैं गई, फिर मैं पता करने गई कि टेडी बेयर कितने का, कौन सा कलर में मिल रहा है, क्या मतलब क्या प्राइस है उसके, बड़े वाले के कितने हैं, छोटे के कितने हैं। फिर मुझे एक प्रोडक्ट समझ आया टेडी बियर का, मुझे लगा ये तो मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं प्रेफरेंस करूंगी, अच्छा ये वाला कलर लूँ, ये लूँ, बजट में ये वाला प्राइस, ठीक है। मैं इमोशनली अटैच हो गई फिर उससे। फिर मैंने एक्शन लेना शुरू किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तो यही खरीदूंगी, और फिर मैं फाइनली क्या करती हूँ, परचेज कर लेती हूँ। सो ये तीन स्टेज होते हैं, याद रखिएगा। अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग। अब लगा लीजिए, अब तो लग जाएगा। अवेयरनेस, नॉलेज और लाइकिंग। तो अवेयरनेस ये रहा आपका सी, फिर आपका लाइकिंग, तो सी और ई वाला ऑप्शन यहाँ रहा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ई। फिर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के बाद कॉन्विक्शन, और लास्ट में आपका परचेज, सी ई ए डी बी लग जाएगा, ठीक है। हो गया सॉल्व इजिली। चलिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है आपका, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट मार्केट शेयर अ मार्केट फॉलोअर कैन एम्प्लॉय काउंटर फीटिंग स्ट्रैटेजी, स्पेशलाइजेशन स्ट्रैटेजी, काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, या फिर प्रेम्पटिव स्ट्रैटेजी। यानी ये मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए जो मार्केट फॉलोवर्स हैं वो क्या करते हैं, तो मैम वो काउंटर फीटिंग स्ट्रैटेजी करते हैं। ये क्या होता है मैम, काउंटर फीटिंग। काउंटर फीटिंग आप लोगों ने बहुत बाजार में देखा होगा, सरोजनी नगर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। ब्रांडेड कपड़े आपको 100 रुपए में मिल रहे हैं,
कभी आपने सोचा है कि आपको जो है जारा के कपड़े आपको 200 रुपए में टॉप मिल रहा है जारा के आपके, क्योंकि वो नकली होता है। काउंटर फीटिंग स्ट्रेटेजी का सिंपल सा मतलब है कॉपी करना। क्या करना? कॉपी करना। यानी जो अभी बाजारों में चल रहा है, सरोजनी जो आपका मार्केट है, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ काउंटर फीटिंग। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिनल को नकली बना के बेच देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग जिसे बोला जाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बात कहूँ, आपने देखे होंगे, जैसे आप सरोजनी में जाएंगे, तो क्योंकि मैं कभी वहां गई नहीं पर्सनली, तो मुझे नहीं पता कैसे क्या मिलता है, बट मैंने सुना बहुत। ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो, नाइक की जगह हाइक दे दिया, ये देखो। ठीक है। नाइक की जगह क्या दे दिया, जो आपका नाइक का ब्रांड है उसकी जगह हाइक दे दिया। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक के नाम पे देखो आपको, जैसे यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड मिल गए एक जैसे दिखने वाले। यानी यहाँ पे क्या होता है, कॉपी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा काउंटर फिटिंग। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी कंपनी में reduces प्राइस टू रिवॉर्ड द कस्टमर रिस्पॉन्सेज सच एज वॉल्यूम परचेज, पेइंग अर्ली और प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसा कौन सा प्राइस स्ट्रेटजी है जहां पर कंपनी क्या करती है, जो लोग इकट्ठा माल खरीदते हैं, जो लोग जल्दी से बिल पे कर देते हैं, उनको अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए वो लोग क्या कर देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं क्लास 10th में थी जिस स्कूल में, मैं नाम नहीं लूंगी अपने स्कूल का, लेकिन एक स्कूल था जहाँ पे मैंने 9th 10th वहां से की थी। और उस स्कूल में पता क्या था, अगर आप एक साल की फीस इकट्ठे जमा करते हो ना, एक साल की पूरी पूरी, आप समझ रहे हो ना, पूरा अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च तक की जो साइकिल, अगर आप पूरा एक साल की फीस इकट्ठा जो है वो अगर आप सबमिट करते हो ना, तो आपको 10% 20% फीस में डिस्काउंट दिया जाता था। तो मेरे पापा हमेशा से, जितने भी 2 साल मैंने वहां पढ़ाई की है, तो मेरे पापा ने हमेशा जो है वो पूरी साल की इकट्ठी फीस ही भरी है एक बार में। यानी अप्रैल टू मार्च तक की, चाहे वो कितनी भी हो, थाउजेंड्स में ही जाती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक अगर आप 3-4 हज़ार रुपए भी लगाते हो उस टाइम पे, तो भी बहुत ज्यादा पैसा बैठता। तो मेरे पापा एक ही दिन आते थे और वो पूरी एक साल की फीस सबमिट करते थे, तो उनको वहां पे डिस्काउंट दिया जाता था। तो ऐसा ही यहाँ पे किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइसिंग। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई कस्टमर गया, उसने क्या किया, बल्क में चीजें खरीद ली, जैसे 10-10 साड़ियां खरीद ली, 10-10 शर्ट्स खरीद ली, तो उनको डिस्काउंट दे दिया जाता है या प्राइस कम कर देते हैं। ठीक है। या फिर उसने बिल ज्यादा जल्दी पे कर दिया। ठीक है। फिर है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, तो इसमें होगी नहीं, क्योंकि वो तो राउंड ऑफ फिगर होता है 999। प्रमोशनल प्राइसिंग यहाँ है नहीं। ठीक है। प्रमोशनल प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब होता है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए टेम्पररी वो लोग कम कर देते हैं। फिर होता है डायनेमिक प्राइसेस, ये बेटा सीजन टू सीजन होती है, किस सीजन में बढ़ाना है, किस सीजन में कम करना है, किस में ज्यादा करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। Which of the following are the readily accepted distinguished characteristics of service that create a unique strategic challenges? यानी ऐसे कौन से जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस के, तो आप सिर्फ सर्विसेज का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। पेरिशेबिलिटी होती है मैम, इनसेपरेबिलिटी होती है और इंटेंजिबल होता है। तो ठीक है, ये तीनों जो है वो आपके सेकंड थर्ड और फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पेरिशेबिलिटी यानी आप सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते। ये थोड़ी ना आज सर्विस नहीं लेंगे 10 दिन बाद ले लेंगे, उसको डब्बे में बंद करके रख लो, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों साथ में ही होता है। ठीक है। साइमल्टेनियसली परफॉर्म होता है। इनसेपरेबल होता है, जैसे मैंने भी बोला, साथ में किया जाएगा। इंटेंजिबल होता है, सर्विस को आप टच फील नहीं कर, सॉरी टच नहीं कर सकते हो, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, और बाकी इसके अंदर एक दो और होते हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक वेरिएबिलिटी होती है, सर्विस हमेशा ये देखा जाता है कहाँ से दी जा रही है, कौन दे रहा है, इसे ये वेरिएबिलिटी होती है सर्विस के अंदर कहाँ से आ रही है। ठीक है। याद कर लीजिएगा, पेरिशेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी, साइमल्टेनियसली और इंसेपरेबिलिटी। चलिए, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिलीवरिंग द कस्टमर वैल्यू? कौन कौन सा कस्टमर वैल्यू के बारे में यहाँ पे सच बोला गया है? पहला ऑप्शन है आपका, कंपनी कैन गो अलोन इन क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू। क्या खाली सिर्फ कंपनी अकेली कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करती है? बिल्कुल भी नहीं मैम। बाकी जो नेटवर्क्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, यानी रिटेलर्स, होलसेलर्स हैं, उनका भी तो रोल है यहाँ पे, सप्लायर्स हैं, तो वो भी तो कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा बैठ। ठीक है। फिर उसके बाद है, कंपनी मस्ट वर्क विद इन अ ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स। तो बिल्कुल कंपनी बिल्कुल नेटवर्क्स ऑफ पार्टनर के साथ काम करती है, अकेले कंपनी काम कैसे करेगी भाई, नेटवर्क्स होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स compete देयर एंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स डोंट। यानी सिर्फ खाली कंपनीज ब्रांड ही compete करती हैं, जो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क से वो नहीं करते। बिल्कुल रॉन्ग है मैम ये। क्यों नहीं करते? दो रिटेलर्स आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, दो होलसेलर आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फिर बोला है, इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स डू नॉट compete देयर एंटायर वैल्यू
डिलीवरी नेटवर्क, इसी का उल्टा बोल दिया है तो ये सही हो जाएगा, इसी का उल्टा बोल दिया है। फिर बोला है वैल्यू इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट, यानी ऑफर हायर कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस टू क्लाइंट्स एंड लोअर द कॉस्ट। बिल्कुल, क्लाइंट्स को जो है वो क्या कर दिया जाता है, हायर कंट्रीब्यूशन ऑफर किया जाता है और कॉस्ट कम दी जाती है। तो बिल्कुल सही बोला गया है, इसलिए फर्स्ट सॉरी सेकंड फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बेटा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बोला गया है आपसे अ मार्केटर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द क्राइटेरिया बाय विच द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर सेगमेंटेशन procedures can be assessed, which of the following is not a criteria for evaluating the resulting market segments। यानी इससे सिर्फ सिंपल सा पूछा गया है, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया नहीं है जो कि एक मार्केट सेगमेंट को इवेलुएट करना चाहिए, यानी एक मार्केट सेगमेंट को इवेलुएट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। तो एक बात बताइए, पेरिशेबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? पेरिशेबिलिटी का मतलब जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते, तो वो चीज मार्केट सेगमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नॉट पूछा है। देखो साइज तो आप देखोगे ना सेगमेंट का, मेजरेबिलिटी भी देखोगे, एक्सेसिबिलिटी भी देखोगे, पेरिशेबिलिटी कहाँ से आ गई? इसलिए ये सबसे ऑड है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। एक बार सारे सेगमेंटेशन देख लीजिए प्लीज, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सबसे पहले सब्सटेंशियल, यानी इतना मार्केट बड़ा होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कमा सको, एक्शनेबल होना चाहिए, स्टेबल मार्केट होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सब वहां पे कस्टमर की रीच होनी चाहिए, मेजर कर सकते हो आप सेगमेंटेशन को, और डिफरेंट होना चाहिए अलग अलग लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, 7 सेगमेंटेशन इसके, इससे बाहर नहीं है कोई भी। फिर बोला है विच टाइप ऑफ रिटेलर्स इन्वॉल्व इन कंपैरेटिवली लो प्राइसेस एज मेजर सेलिंग पॉइंट कंबाइंड विद द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बताइए, कन्वीनियंस स्टोर, डिस्काउंट रिटेलर्स, लिमिटेड लाइन रिटेलर्स एंड कैटेगरी। देखिए इसका ऑप्शन होने वाला है डिस्काउंट रिटेलर्स। मैम डिस्काउंट रिटेलर कैसे होगा? देखिए डिस्काउंट रिटेलर्स वो वाले रिटेलर्स होते हैं बेटा, जो आपको ना डिस्काउंटेड रेट पर जो है, कम प्राइसेस पर जो है वो सेल करते हैं। ठीक है, विद द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। रिड्यूस कॉस्ट इसलिए होता है क्योंकि वो डायरेक्टली, देखो आप कहीं भी सदर बाजार वगैरह अगर आपने कभी गया हो, आप लोग कभी गए हो, तो जब आप वहां से खरीदते हो, डिस्काउंट रिटेलर्स से जो खरीदते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आप बल्क में कोई चीज खरीदते हो, ज्यादातर तो डिस्काउंट रिटेलर्स वही होते हैं जो मर्केंटाइज प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं, यानी इकट्ठे में जो सामान खरीदा जाता है ना, उस पे ही आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप सदर बाजार, जैसे किसी लोग, बहुत लोगों की जो शॉप होती है ना, वो सदर बाजार ही जाते हैं, वहां से अपनी शॉप के लिए वो लोग खरीद के लाते हैं, और वो क्या करते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे उनको बहुत सस्ता मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, 10-10 रुपए में 12-12 पीसेस मिल जाते हैं, 20 रुपए में उनको 24 पीसेस मिल जाते हैं कोई भी चीज के। ठीक है, तो वो लाके अपनी दुकान पे रख के वो करते हैं वहां पे। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्राइसेस तो कम हुए हुए, बट मैम ये रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? देखिए वो खुद डायरेक्ट जो है वो खरीदते हैं किससे, मैन्युफैक्चरर से, वो बीच में रिटेलर्स को रखते ही नहीं है, जिससे उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए बोला है विद द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो उनको जब कॉस्ट नहीं लगती, इसलिए वो आपको सस्ते में बेच देते हैं, क्योंकि वो खुद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जाके खरीद के लाते हैं। कन्वीनियंस स्टोर वो होते हैं जो लिमिटेड सामान रखते हैं, आपके आसपास के स्टोर्स जो आप खरीदते हो डेली नीड्स के। लिमिटेड लाइन रिटेलर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट लाइन होती है। अगर मैं बात करूँ कोका कोला के मिल रहे हैं, तो कोका कोला ही मिलेगा कोल्ड ड्रिंक, उसके अलावा नहीं मिलेगा। कैटेगरी किलर बेटा वो होते हैं जो क्या करते हैं, असॉर्टमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं, यानी उनके पास सभी साइज का मिलेगा। अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स रख रहे हैं ना, तो आपको कलर भी मिलेगा, ब्लैक वाली लेनी है, ऑरेंज वाली लेनी है, ग्रीन वाली लेनी है, व्हाइट वाली लेनी है। ठीक है, उनके पास टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग रहेगा, साइज के अकॉर्डिंग अलग रहेगा, यानी बहुत सारे असॉर्टमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी काफी सारी वैरायटी देखने को मिलती है कैटेगरी किलर स्टोर्स के अंदर। चलिए, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पीपल हु परचेजेस द न्यू प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एज सून एज द प्रोडक्ट रीच द मार्केट। अच्छा, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा ना, जो जैसे ही प्रोडक्ट आता है ना मार्केट में नया, वैसे ही खरीद लेते हैं, वैसे ही खरीद लेते हैं। जैसे पिक्चर्स में आप लोगों ने देखा थिएटर में, जैसे ही लगे कि फर्स्ट शो देख लेते हैं जाके पहले ही, तो वो होते हैं इनोवेटर्स। इनोवेटर्स, इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, क्या चीज खराब है क्या चीज नहीं है, उन्हें खरीदना है, जैसे पहला मार्केट में आया झपट्टा मार लो। ठीक है, वही वाली चीज है। इसकी पूरी साइकिल यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। देखिए ये रहा, इनोवेटर्स 2.5 ही होते हैं, बहुत कम। ये जब होते हैं तुरंत, जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया ना बेटा, वो तुरंत ले लेते हैं। ठीक है, फिर होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स जो कि 13.5 होते हैं। ये जब उनको लगता है ना कि हाँ मतलब प्रोडक्ट तो सही लग रहा है, तब वो खरीदते हैं जाकर। ठीक है, फिर होते हैं अर्ली मेजोरिटी 34%।
ये जब देखते हैं जब कुछ ज़्यादा ही लोगों ने खरीदा हो, बहुत ज़्यादा ही लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं कि चलो आप खरीद लो, तब जाके व्हेन देयर इज़ अ प्रोडक्टिविटी गेन दिखता है उनको, तब वो जॉइन करते हैं। फिर होता है लेट मेजॉरिटी 34%, जब वो देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा ही लोग वहाँ पे भीड़ हो गई है खरीदने के लिए, तो वो खरीद लेते हैं। फिर होते हैं लैगर्ड्स 16%, जब उनका मन है इंटरेस्ट होगा तो खरीद लेंगे, नहीं है तो नहीं खरीदते हैं, वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारे लोग हमारे जैसे ही होते होंगे कि मैं तो 16% में आती हूँ कि ठीक है खरीद लेंगे जब खरीदना होगा, नहीं तो नहीं भी खरीदा। ठीक है, तो ये एक चार्ट था पूरा इसका। तो ये आपका आज का सेशन था। यहाँ पे 20 MCQs मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट के करा दिए हैं। नेक्स्ट आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स के 20 MCQs कराऊंगी। ऐसे करते करते 200 MCQs करा दूंगी मैं आपके। फिर मैराथन होगी जो जिसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे। अगर वाकई सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।